हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी टारगेट सेट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट किया है, तो रियल एनालिसिस का ये हमारा 14th लेक्चर है, जिसमें आज हम रीमन इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आज हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जिसने इससे पीछे वाले प्रीवियस 13 लेक्चर नहीं देखे हैं, वह हमारी चैनल की टारगेट सेट से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम रीमन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अपने बाउंडेड, कन्वर्जेंट, अपने डिफरेंशिएबल, लिमिट, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम रीमन इंटीग्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ एक फंडामेंटल डेफिनेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए, तो पहले वो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। और ये वाला पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल रहता है, क्योंकि पहले डेफिनेशंस और कुछ एक रिजल्ट्स होते हैं, अगर वो हमें अच्छे से पता हो जाए तब हम क्वेश्चन करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो चलिए वन बाय वन हम सब डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्टली क्या दिया गया बेटा, हमें पहली डेफिनेशन जो हमारे पास होती है, हमें सबसे पहले पता करना होता है रीमन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने से पहले, वो होता है हमारे पास पार्टीशन। अब ये पार्टीशन क्या है? अगर कोई एक फाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास, उसको अगर हम एक क्लोज इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारी पार्टीशन होती है। जैसे देखो, हमारे पास कोई x0, x1, x2 अप टू सो ऑन xn, ये हमारे पास कोई सेट है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं इंटरवल्स में, ए बी की फॉर्म में इंटरवल होंगे हमारे, तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन अप टू सो ऑन लेस देन xn, और ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू b। ये हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी पार्टीशन आ जाती है। अब बेटा ये जो पार्ट होते हैं, जैसे ये x1 x2 को हमने अलग अलग करके लिखा, और ये तो हमें हमेशा से पता है कि जो ये वाली फर्स्ट वाली टर्म होती है x0, ये हमारा हमेशा x1 से बड़ा होता है। अगर मैं नॉर्मल इसको अपने नंबर्स भी ले लूं, अगर पॉजिटिव इंटीजर ले लूं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n, तो हमें पता है ये वाली टर्म हमारी इस टर्म से नेक्स्ट वाली टर्म से प्रीवियस वाली टर्म छोटी होती है। तो ये वही साइन है, और जब इन टर्म्स को अलग अलग पर्टिकुलरली इस तरह डिवाइड कर दिया जाए किसी इंटरवल में, जहाँ पे इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट हैं वो रहे, तो हमारा ये क्या हो जाता है, हमारे पास एक पार्टीशन बन जाती है। अब ये जो बेटा हमारे पास पार्टीशन बनती है, इसके जो पार्ट्स होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करवाती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ बेटा, हमारे पास 0 और 1 इंटरवल का, इस इंटरवल का एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो ये पार्ट्स किस तरीके से मैं डिफाइन कर सकती हूँ। 0 लेस देन 0.1 हो सकता है, लेस देन 0.2 हो सकता है, लेस देन अप टू सो ऑन, इस तरीके से जाता जाएगा यहाँ 1 तक। तो ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं, जो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारी क्या रहती है बेटा, पार्टीशन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। पी से क्या आ जाती है हमारे पास, पार्टीशन। क्लियर? अब नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास वो है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन के नॉर्म्स क्या रहते हैं, तो बेसिकली ये जो नॉर्म ऑफ पार्टीशन होता है बेटा, इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल नॉर्म को डिनोट करते हैं मॉडुलस ऐसे डबल डबल की तरह, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। मतलब ये जो पार्टीशन है, इसको जस्ट इस तरीके से जब हम लिखेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी, नॉर्म। क्या बन जाएगी बेटा, हमारी नॉर्म ऑफ पार्टीशन। नॉर्म ऑफ पार्टीशन, और इसकी को हम मेस भी कहते हैं। और ये जो क्या होती है बेटा, ये होती है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट सब इंटरवल। जो आपका सबसे बड़ा वाला सब इंटरवल होता है, उसकी लेंथ को क्या कहते हैं, हम नॉर्म कहते हैं। अब सबसे जैसे इधर डिनोट करके लिखा है कि मैक्स ऑफ डेल्टा एक्स आई। अभी डेल्टा एक्स आई क्या शो करता है, ये जो हमने स्मॉल स्मॉल इंटरवल में चेंज किया ना, ये जो पार्टीशन करे स्मॉल स्मॉल पार्ट, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएशन करी एक्स की, ये हमारे पास आ जाती है बेटा डेल्टा एक्स आई। और आई इसलिए लगाया है क्योंकि जनरलाइज कर दिया गया है, इस आई की वैल्यू 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। जैसे x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn है, तो उसको हमने डायरेक्ट xi लिख लिया है, क्योंकि i हमारा रिप्रेजेंट करता है कि 1 to n कहाँ तक भी जा सकता है।
तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इसको मैक्स डेल्टा एक्स आई इस तरह से डिनोट करते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है बेटा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ। ये हमारे पास इधर बताती हूँ मैं आपको लिख के, ये हमारे पास आ गई बेटा नॉर्म, जो किसके इक्वल आ जाती है, मैक्स ऑफ डेल्टा एक्स आई। ये आई बेटा हमारा अप टू 1 2 3 अप टू सो ऑन एन तक, कितने तक भी जा सकता है। और अब ये जो हमारा डेल्टा एक्स आई होता है बेटा, ये किसके इक्वल होता है हमारा, ये होता है हमारा एक्स आई माइनस 1। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो ये हमारे पास क्या रहता है, यही तो होता है ना हमारा डेल्टा आई, एग्जैक्टली। तो ये हमारे पास क्या रहता है बेटा, अगर मैं इसको जनरलाइज से एन वाली फॉर्म में लिखूं तो ये nth टर्म और ये हमारी n-1 टर्म, ठीक है। जो भी हमारा सबसे बड़ा वाला इंटरवल होगा एक्स आई की, जिस वैल्यू पे हमारा सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे इंटरवल की, वो वाला इंटरवल हम लेके चलते हैं। अब जरूरी नहीं है वो nth वाला ही हो। तो इस तरीके से ये जो वैल्यू होती है बेटा हमारी, जैसे हमने पार्टीशन में भी देखा ना कि इंटरवल की जो हम पार्ट कहते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इसमें वेरिएशन रहता है। तो इसीलिए जो हमारी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है हम उसको लेके चलते हैं, तो वो हमारी क्या आ जाती है बेटा, नॉर्म। अब वैसे इसको एक और चीज भी बोल सकते हैं, इसको अनदर नेम अगर शॉर्ट में अगर आप देखें तो इसको आप बोल सकते हैं बेटा लेंथ ऑफ पार्टीशन। जो पार्टीशन की लेंथ होती है, जितना इनके बीच में गैप होता है, वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारी नॉर्म आ जाती है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है बेटा तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि हमारी ये जो सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमारे HP सेट के बच्चे हों, चाहे हमारे CSIR नेट के बच्चे हों, हमारे गेट के बच्चे हों, IIT JAM वाले हों, या जो अभी हमारे ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल रहने वाली है। क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आप नेट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आपने मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर देखने को हमें मिल जाते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है, और बेसिक टाइमली क्लियर हो जाए तो बेनिफिशियल रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया गया बेटा, हमारे पास दिया गया रिफाइनमेंट दी गई है हमारे पास। रिफाइनमेंट को हम डिनोट करते हैं बेटा P स्टार से। अगर एक पार्टीशन P स्टार को रिफाइनमेंट कब बोलते हैं, अगर P जो है वो कंप्लीटली कंटेन्ड है, मतलब P क्या है हमारे पास, पार्टीशन है, कंप्लीटली कंटेन्ड है अगर P स्टार में, तो दिस मीन्स कि P स्टार क्या करेगा, सारे के सारे पॉइंट्स को कंटेन करेगा जो P के होंगे, और उसके अलावा उसके पास क्या होना चाहिए, ये सेट बड़ा है, ये कंप्लीटली कंटेन बोल रहा है ना बेटा, ये क्या है मेरे पास, पार्टीशन है, ये पार्टीशन वाला सेट है, और ये क्या आ गई मेरे पास, रिफाइनमेंट। तो ये जो P स्टार वाला सेट है बेटा, ये बड़ा सेट आएगा, इससे मतलब इसमें कंप्लीट पार्टीशन आनी चाहिए, और इसके पास जो P स्टार वाला सेट है, इसके पास एक वन एडिशनल हमारा एलिमेंट होना चाहिए, एक एडिशनल हमारे पास एलिमेंट होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारे पास रिफाइनमेंट बन जाएगा। अब कॉमन रिफाइनमेंट कहा गया है कि अगर P1 और P2 हमारे पास बेटा दो पार्टीशंस है, सॉरी रिफाइनमेंट नहीं, दो पार्टीशंस है अगर P1 P2, तो उनकी कॉमन रिफाइनमेंट क्या होगी। अब देखो P1 और P2 हमारे पास क्या आ रही हैं, पार्टीशंस आ रही हैं, तो इनकी कॉमन पार्टीशन क्या आ जाएगी, P1 का यूनियन कर देंगे आप P2 से। याद है ना यूनियन क्या होता है, कि जो P1 और P2 के एलिमेंट हैं उनको क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे। जैसे P1 में एलिमेंट में 1 2 ले रही हूँ, P2 में मैं ले रही हूँ 3 4, तो मेरे पास P1 यूनियन P2 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। तो ये क्या होती है, हमारी कॉमन रिफाइनमेंट होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है बेटा हमारे पास कि जो पार्टीशन होती है उसका सुप्रीमा और इन्फीमा आता है हमारे पास, सुप्रीमा और
इनफीमा। अब हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई बाउंडेड रियल वैल्यू अगर फंक्शन है हमारे पास जिसकी पार्टीशन है हमारे पास दी गई, जैसे मैं एफ कोई फंक्शन ले लेती हूँ, एफ मैंने ले लिया फंक्शन आर पे, और मेरे पास पार्टीशन क्या आ रही है बेटा, पार्टीशन जनरलाइज्ड वे में लिख रही हूँ, एक्स नॉट एक्स टू एक्स वन एक्स टू अप टू सो ऑन मेरे पास एक्स एन, ये मेरे पास पार्टीशन आ रही है। तो ए क्या आ जाएगा मेरा एक्स नॉट, इसी तरीके से लिखते थे ना हम पार्टीशन को, हमने अभी किया था कि एक्स एन जो कि इक्वल टू आ जाएगा बी के। तो हमारे पास एम आई क्या आ जाएगा बेटा, एम आई से डिनोट करेंगे हम बेटा सुप्रीमम को, एम आई क्या आ जाएगा हमारे पास सुप्रीमम, जिसे हम क्या बोलते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड, लीस्ट अपर बॉन्ड बोलते हैं ना बेटा अपने सुप्रीमम को। तो ये एम आई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एम आई की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम आई की सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स आई की वेरिएशन किस तरीके से करी थी हमने, डेल्टा एक्स आई कहां से कहां तक जाता था बेटा हमारा, एक्स आई माइनस वन और एक्स आई माइनस वन, इस तरीके से जाता था ना। तो इन दोनों के ऊपर वेरिएशन होती थी सब इंटरवल। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा, एक्स आई से बढ़ेगा हमारा, ये प्रीवियस टर्म है ना एक्स आई माइनस वन, तो इससे जाएंगे हम एक्स आई की ओर। तो एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई। तो ये हमारा क्या रहता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है हमारा सुप्रीमम को। तो कैपिटल एम आई हमारा सुप्रीमम को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉलर एम आई बेटा हमारा इन्फीमम को रिप्रेजेंट करता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये इन्फीमम को रिप्रेजेंट करता है। और इन्फीमम को कैसे लिखेंगे हम, इन्फीमम को भी एग्जैक्टली वैसे ही लिखा जाएगा, मैं इसको यहीं पे ऊपर वाले को इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ इन्फीमम। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो इन्फीमम को किस तरीके से लिखेंगे बेटा, स्मॉलर एम आई विच इज इक्वल टू इन्फीमम, इन्फीमम क्या होता है हमारे पास, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, या वेरिएशन कहां से जाएगी बेटा, एक्स आई माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स आई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा कैपिटल एम आई और स्मॉलर एम आई किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को। अब इससे पहले हम हमारा लेक्चर ले चुके हैं बेटा लिस्ट अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड पे, आई थिंक सेकंड ही लेक्चर था, हाँ सेकंड लेक्चर था आई थिंक हमारा सेट थ्योरी का। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है बेटा वो हमारी चैनल की जो टारगेट सेट की प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल गया ना कि एम आई और स्मॉलर एम आई क्या रहते हैं हमारे, अभी डेफिनेशंस में ये आगे आगे यूज होते जाएंगे। ये बिल्कुल बेसिक है, पहले आपको बेटा बिल्कुल बेसिक क्लियर करवा दिया जाएगा ताकि आगे जब भी मैं इन टर्म्स को यूज करूं, जब भी मैं डेफिनेशंस में डायरेक्ट इस तरीके से लिखूं, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मूविंग नेक्स्ट, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हमारे रीमन सम या रीमन इंटीग्रल की ओर। तो हमारे पास सबसे इसके बाद जो बेटा चीज आती है, इसीलिए हमने एम आई और स्मॉलर एम आई और कैपिटल एम आई को पढ़ा, क्योंकि देखो अब डेफिनेशन में वो यूज होने वाला है। हम पहुंच गए अपर रीमन सम। ये जो रीमन सम है बेटा ये हमारे पास क्या रहता है, अगर कोई एफ है और उसकी कोई पार्टीशन पी है हमारे पास, तो इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे हम, यू अपर सम है ना इसलिए यू अपर से यू पी पार्टीशन और एफ फंक्शन, इस तरीके से यूपीएफ, यूपीएफ इस तरीके से डिनोट करेंगे, ये हमारा सम हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग सुप्रीमम ऑफ ईच इंटरवल। जो हमारे इंटरवल होंगे उनके सुप्रीमम के ये इक्वल आ जाएगा, उनके सम के इक्वल। तो सम हमारा अपर सम किसके इक्वल आ रहा है, अपर रिमन सम किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास समेशन आई वंस टू एन, वन से एन तक जा रहा है, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई। और हमें पता है यहाँ पे कि डेल्टा एक्स आई क्या रहता है बेटा हमारे पास, एक्स आई माइनस वन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रहती है हमारी विड्थ, विड्थ भी कह सकते हैं लेंथ भी कह सकते हैं, ये हमारी विड्थ ऑफ सब इंटरवल रहती है। तो जो ये आपकी हमारी
रीमन अपर सम है बेटा, इसको बेसिकली किसके इक्वल है, जो हमारा सुप्रीमम हमने अभी डिस्कस किया था ना, सुप्रीमम के इक्वल है, सुप्रीमम ऑफ हमारा सुप्रीमम इंटू डेल्टा एक्स आई उसकी इक्वल है, लेकिन इनकी समेशन, उनका जो सम होगा हमारे इसका सुप्रीमम का उसके इक्वल होगा, तो ये हमारा क्या शो करेगा, हमारा रीमन अपर रीमन सम। इसको डिनोट कैसे करेंगे बेटा, डिनोट करेंगे हम यूपीएफ से। क्लियर। अब अपर सम होगा तो हमारे पास लोअर भी एग्जिस्ट करेगा, तो नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, लोअर रीमन सम। लोअर रीमन सम को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से, लोअर पीएफ। अभी तक आपको पता चल गया ना, ये पार्टीशन होती है, पी से हम डिनोट करते हैं, ये चाहेगा हमारा I1 to n स्मॉलर m इनफिमम डेल्टा एक्स आई। यहाँ पे हमारा एम आई क्या रहता है बेटा, इनफिमम रहता है ना, और साथ में ये डेल्टा एक्स आई क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा एक्स आई क्या रहता है हमारा, विड्थ, डेल्टा एक्स आई विड्थ रहती है ना बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर सम। अब एक और चीज देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रही है ऑसिलेटरी सम। अब ये ऑसिलेटरी सम क्या है, अब ये ऑसिलेटरी सम, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा डब्ल्यू पीएफ से, ऑसिलेटरी सम को डिनोट करते हैं। ये कुछ भी नहीं होता बेटा, ये आपका डिफरेंस है, डिफरेंस है आपका अपर माइनस लोअर है बेसिकली। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, WPF हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, UPF अपर रीमन सम माइनस लोअर हमारा रीमन सम। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, हमारा ऑसिलेटरी सम रहता है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पहुंच रहे हैं हमारे फाइनल जो हमारी डेस्टिनेशन थी कि हमारा रीमन इंटीग्रल, उसके ऊपर। तो हमारा रीमन इंटीग्रल क्या होगा बेटा, इनफिमम ऑफ ऑल द अपर सम। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों ये चीजें पहले पढ़ाई। अब देखो ये अपर सम के इनफिमम के इक्वल है, इसीलिए ये डेफिनेशंस आपको कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा। तो हमारा जो अपर रीमन इंटीग्रल होता है वो किसके इक्वल होता है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं बेटा हम, ये इंटीग्रल इस तरीके से a to b f of x dx, ये अपर होता है हमारा, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। तो अब इसको हमारा ये अपर इंटीग्रल, हमारा रीमन इंटीग्रल होता क्या है बेटा, ये इनफिमम होता है, इनफिमम होता है हमारा, जो भी हमारा अपर रीमन सम था उसका इनफिमम होता है। अब ये जो अपर वाला है बेटा, तो ये अपर बोला गया तो इसके ये ऊपर इस तरीके से, इस वाले टर्म के ऊपर इस तरीके से डैश होता है। यहाँ पे भी है हल्का सा, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो मैं इस तरीके से लगा देती हूँ। इसके ऊपर क्या होता है, एक डैश रहता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, किसके इक्वल आएगा, हमारा इनफिमम, ये पार्टीशन पे रहता है इनफिमम, तो यहाँ पे पी हमारा अपर रीमन सम का जो भी इनफिमम रहेगा उसके इक्वल क्या आ जाता है बेटा, हमारा ये अपर रीमन इंटीग्रल आ जाता है। अब नेक्स्ट लोअर रीमन इंटीग्रल, अब अपर को अगर इस तरीके से डिनोट करते हैं तो लोअर में क्या आ जाता है बेटा, बी ए। अब लोअर में ये इसके सिर के ऊपर लगा देना है आपने, ये डैश, ठीक है, या आप इस तरीके से इन्होंने नीचे लगाए, नीचे भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपर और लोअर का बस यही डिफरेंस होता है, लोअर में नीचे और अपर में ऊपर। तो ये क्या आ रहा है बेटा, आपके पास लोअर इंटीग्रल आ रहा है, रीमन इंटीग्रल, तो यहाँ पे क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, लोअर सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, सुप्रीमम ऑफ लोअर रीमन सम। जो लोअर रीमन सम होगा उसके सुप्रीमम के इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा लोअर रीमन इंटीग्रल आ गया। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी जो रीमन इंटीग्रेबिलिटी है उसे हम किस तरीके से चेक करते हैं, कब बोलते हैं हम किसी फंक्शन को कि ये जो हमारा फंक्शन है ये रीमन इंटीग्रल है, इंटीग्रेबल है, कब बोलते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या रहती है बेटा, कि अगर रीमन इंटीग्रेबल कब होगा, अगर आपका लोअर रीमन इंटीग्रल अगर आपके अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल आ जाए,
तो आपका जो फंक्शन जो भी गिवन रहेगा वो क्या आ जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल आ जाएगा। क्लियर? अगर आपका जो रियल बाउंडेड फंक्शन है किसी भी इंटरवल के ऊपर डिफाइंड, वो रीमन इंटीग्रेबल कब होगा, जब उसका लोअर रीमन इंटीग्रल अपर रीमन इंटीग्रल के इक्वल आ जाएगा। जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। और अब ये अपर लोअर है, अगर इसको जर्नलाइज वे में नॉर्मल ऐसे ही लिखना हो रीमन इंटीग्रल को, तो उसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं अपर लोअर के साइन को हटा के, तो ये हमारा रीमन इंटीग्रल आ जाता है। मैं इसको शॉर्ट में आर आई लिख लेती हूँ, रीमन इंटीग्रल आ गया। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया, यहाँ तक तो पहुंच गए कि हाँ सारी डेफिनेशन से कि क्या होती है चीजें क्या नहीं, और ये हमारा रीमन इंटीग्रल भी हमें मिल गया। अब देखते हैं कि हमें रीमन इंटीग्रल निकालना कैसे होता है, चेक कैसे करना होता है। अब देखो मान लो बेटा हमारे पास कोई मैंने एग्जांपल लेके रखा है, देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, 0-1 इंटरवल पे डिफाइंड है और आर को अप्रोच कर रहा है, मतलब रियल वैल्यूड क्या है, फंक्शन। फंक्शन कैसा है हमारे पास बेटा, रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दिया गया है हमारे पास 1, जब हमारा x बिलोंग कर रहा है q को, इंटीग्रेशन 0-1, और -1 कब दिया गया है, जब x बिलोंग कर रहा है q से, यानी कि पहले में हमारा बिलोंग कर रहा है हमारे रेशनल को और दूसरे में किसको बिलोंग कर रहा है, रेशनल को, तो इंटरसेक्शन 0-1। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई है फंक्शन की। अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा तो ये डिरिचलेट फंक्शन नहीं लग रहा है आपको, ये फंक्शन हमारा डिरिचलेट फंक्शन नहीं लग रहा है आपको, ये डिरिचलेट फंक्शन है हमारा। तो जब इसकी ये वैल्यू दी गई है, अब हमें चेक करना है बेटा कि ये रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन, अब फंक्शन यहीं पे स्क्रीन पे सबको क्लियरली विजिबल है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से फंक्शन नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। चलो लिख ही लेती हूँ। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास दिया गया बेटा, 1 और -1। ये कब है 1, जब x बिलोंग कर रहा है हमारा रेशनल को, और जब x बिलोंग कर रहा है हमारा इरेशनल को। रेशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, इरेशनल ना, ये पता है ना, कॉम्प्लीमेंट सी से कॉम्प्लीमेंट शो करता है। वैसे भी देख सकते हैं, सेट सेट का भी रिवीजन हो जाएगा साथ में। चलो अब ये हमारे पास फंक्शन दिया गया बेटा। अब हमें लोअर, हमें रीमन इंटीग्रेबल पता करना है कि है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लोअर इंटीग्रल भी निकालेंगे और अपर भी निकालेंगे। अगर वो दोनों इक्वल आ गए हमारे पास तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, रीमन इंटीग्रेबल रहेगा। अब मैं एक साथ दोनों निकाल के चलती हूँ, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, लोअर और अपर। फंक्शन 0 से 1 के इंटरवल में है तो 0-1 डैश ये अपर, एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे लोअर के इक्वल। एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके इक्वल आना चाहिए बेटा। तो इस पे जब फंक्शन जा रहा है तो हमारा वैल्यू कहाँ जा रही है, 1 के ऊपर। 0 to 1 इंटीग्रल कहाँ जा रहा है, 1 के ऊपर जा रहा है। और जब हम लोअर वाले को कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है, 0 से 1, ये जा रहा है हमारा -1 dx पे। क्लियर? अब इस पे जब भी हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, -1। अब ये 1 और -1 क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है हमारे पास नॉट रीमन इंटीग्रेबल। ये हमारा फंक्शन क्या है बेटा, रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। तो इस तरीके से आपने चेक करना होता है कि आपका फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं। इस तरीके के फंक्शन आपको दिए रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलो एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वो तो बहुत सिंपल सा लग रहा था, कांस्टेंट की तरह, जैसे 1 और -1 थे। अब इसमें कुछ एक वैल्यूज दी गई हैं, उसमें तो इंटीग्रेशन का भी नहीं रहा ना कुछ ज्यादा रोल, इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन का भी आ जाएगा। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया बेटा, रियल नंबर पे रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या निकालना पड़ेगा हमें, मैं लिख लूं पहले, फंक्शन x² x³
एक्स स्क्वायर कब है बेटा? जब एक्स बिलोंग कर रहा है रैशनल को, ये अगेन उसी पे है, तो ये तो सेमी डिरिचलेट फंक्शन हो गया। 0 1 को। तो चलो ये हमारे पास बेटा फंक्शन दिया गया। अब हमें लोअर और अपर इंटीग्रल देखने हैं, अगर वो इक्वल आ गए तो हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो गया। तो चलो हम निकाल लेते हैं। 0 और 1 के बीच में है इंटीग्रेबल, चेक करना है तो इन्हीं को लेके चलेंगे। लिमिट किसके इक्वल आना चाहिए हमारा? यही कंडीशन होती है ना बेटा, इस कंडीशन के इक्वल आना चाहिए। तो चलो इसको ले लेते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेशन पता है ना सबको, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर एन क्या रहती है? एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यही रहती है ना इंटीग्रेशन। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इंटीग्रेशन रहती है बेटी हमारी इस तरीके से होती है इंटीग्रेशन। तो इसका फॉर्मूला रहता है एक्स रेज टू पावर एन, और नीचे क्या होता है? एन प्लस वन। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे अब इनके ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, और कहाँ से कहाँ जा रही है वैल्यू? 0 to 1, और दूसरी साइड क्या आ रहा है? एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था ना तो 4 हो जाएगा 0 to 1। अब जब मैं वैल्यू पुट करूँ बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1/3, और ये किसके इक्वल आ रहा है? 1/4। दोनों आपस में इक्वल नहीं है, विच इम्प्लाइज नॉट अ रीमन इंटीग्रल फंक्शन, इंटीग्रेबल फंक्शन। तो हमारा फंक्शन क्या आ गया बेटा? रीमन इंटीग्रेबल नहीं है। क्लियर? इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को करना है। अब कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट की रिजल्ट्स हैं बेटा हमारे पास, इनको अच्छे से देखेंगे हम, क्योंकि यहीं से स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बेटा हमारे पास बॉन्ड्स लोअर और अपर सम के ऊपर हमारा एक रिजल्ट है, जो कि क्या रिजल्ट है हमारा, क्या होल्ड करता है? ये रिजल्ट हमारा बोलता है बेटा रिलेशनशिप करता है ये बेसिकली शो। देखो हमारे पास क्या आता है बेटा, हमारे पास आ जाता है m b minus a is less than equals to l pf which is less than equals to upf which is less than equals to m b minus a। अब अगर किसी पार्टीशन के रिलेशनशिप के ऊपर है बेटा लोअर डिब्रक सम हमारे पास और अपर के बीच में क्या हमारा रिलेशनशिप रहता है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पे m जो होता है हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम होता है, ये आपको पता है। ये वाला जो m है स्टार्टिंग वाला, ये इन्फीमम है। इन्फीमम से मूव करते हैं हम कहाँ तक जाते हैं? सुप्रीमम तक जाते हैं, पता है ना, लोअर से अपर की ओर। तो ये हमारा इस तरीके से रिजल्ट होता है, और इस रिजल्ट पे क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है हमारा हमने एक एग्जाम दिया था उस पे इस पे क्वेश्चन बना था। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट थी, इसमें बस पूछा गया था रीमन इंटीग्रेबल की कंडीशन का, और ऊपर जो रिजल्ट था वो ये क्वेश्चन था, और नीचे इसमें रिजल्ट्स में जो साइंस थे उनका हेर फेर किया गया था जस्ट। और आई थिंक ऐसा ही एक क्वेश्चन अपने जो हमने पीछे एक कमीशन हुआ था हमारा एचपी का, पीजीटी का कमीशन, उसमें भी देखने को मिला था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो चलो अब ये कंडीशन तो इस तरीके से आ गया बेटा, लेकिन यहाँ पे आप एलपीएफ और यूपीएफ को देख रहे हैं अगर ध्यान से, तो इसको एक और कंडीशन, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना। ये इस तरीके से तो है, एलपीएफ और यूपीएफ को लिख दें हम इंटीग्रल की फॉर्म में, इंटीग्रल वाली फॉर्म में लिख लें बेटा, तो ये क्या आ जाएगा? स्मॉलर m माइनस बी ए लेस देन इक्वल्स टू ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए बी f of x dx which is less than equals to capital M a minus b। तो ये हमारा रिजल्ट है। अब ये जो वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन पे भी क्वेश्चन बन जाता है। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से लिखा हो, आपको इसका इंटीग्रल फॉर्म भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। क्लियर? और इन ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट्स पे क्वेश्चन बन जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, और वहां पे इन्हीं में हम सिली सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं।
तो ये रिजल्ट आपने हमेशा ध्यान में रखना है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है बेटा, हमारा कांस्टेंट फंक्शन के ऊपर रिजल्ट है कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी इज रीमन इंटीग्रेबल। अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है किसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया गया है तो वो फंक्शन क्या रहता है, रीमन इंटीग्रेबल रहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा ये रिजल्ट हमारा कि अपर एंड लोअर सम के ऊपर रिजल्ट है कि फॉर एनी पार्टीशन, कोई भी दो पार्टीशन है जिनका हमारा, अगर हमें पता ही है ना ये लोअर वाला सम जो होता है वो लेस देन इक्वल्स टू रहता है हमारे यूपीएफ के, हमने पीछे भी देखा। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा गया है, जस्ट बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लेस देन इक्वल्स टू रहेगा हमेशा बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा कम रहती है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स से कम हो सकती है या इक्वल हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है बेटा, कॉन्टिन्यूटी के ऊपर रिजल्ट है कि एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी इज रीमन इंटीग्रेबल। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है किसी इंटरवल के ऊपर, मतलब मैं मान लेती हूँ एफ ऑफ एक्स को मान लेती हूँ मैं साइन एक्स, अब ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस मान लेती हूँ मैं इसको पाई बाई टू माइनस और प्लस पाई बाई टू, 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच इंटरवल के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, तो ये वाला फंक्शन मेरा रीमन इंटीग्रेबल भी होगा इस इंटरवल के लिए, 0-1 इंटरवल के लिए ये मेरे पास रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। क्लियर। अब मोनोटोनिसिटी के ऊपर बनती है हमारी कि अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है, चाहे वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, डजंट मैटर, दोनों के लिए रिजल्ट होल्ड करेगा। अगर वो मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है कि आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर वो डिक्रीजिंग होगा, तो मोनोटोनिक फंक्शन अगर है तो वो हमारा रीमन इंटीग्रेबल भी होगा। अगर कोई फंक्शन अगर आपके पास दिया भी गया, अगर आपको देख के पता चल रहा है कि हाँ ये इस इंटरवल पे मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, या फिर इस फंक्शन इस जगह पे ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, तो वो रीमन इंटीग्रेबल भी होगा उस इंटरवल पे। तो ये तो और भी शॉर्ट वे हो जाता है आपको इसको याद करने को। और ये ना स्टेटमेंट्स आपकी एमसीक्यू में देखने को मिल जाती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट कि हाँ ये फंक्शन, कोई फंक्शन दिया होगा एक्स वाई जेड, ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल है, नीचे कंडीशन दी होगी कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है पर रीमन इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है और रीमन इंटीग्रेबल है, और ये फंक्शन हमारा बाउंडेड है और रीमन इंटीग्रेबल है। अब आपसे पूछा गया होगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड, कौन सी कंडीशन करेक्ट नहीं है, तो मोनोटोनिक वाली तो करेक्ट हो गई, दूसरी भी करेक्ट होगी, तो आपको वहां पे क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है बट रीमन इंटीग्रेबल है, तो आपको वहीं पे स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं, कॉन्टिन्यूअस हो तभी रीमन इंटीग्रेबल होता है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज बेटा, ये मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपने बिल्कुल ध्यान में रखने, स्टेटमेंट्स जो होती है क्वेश्चन की बहुत अच्छे से पढ़नी होती है, स्पेशली ये नॉट वाली स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये जो नॉट वाली स्टेटमेंट्स है ना यही इशू क्रिएट कर देती हैं, और हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि हाँ ये रिजल्ट तो सही है सही है सही है, और उसमें उनको टिक कर देते हैं और बाद में देखते हैं कि ओ नो, हमें तो पूछा गया था कि कौन सा गलत है, कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट करेक्ट या नॉट ट्रू, या नीचे जो ऑप्शन में स्टेटमेंट में ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना नॉट वाले, ये अक्सर हमारा क्वेश्चन जो वो गलत करवा देते हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना होता है। चलो अब वापस टॉपिक पे आते हैं, भटकना नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या बोलता है कि फंक्शन बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कि हमें पता है कि ये इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, दो पर्टिकुलर पॉइंट पे, 3 पे, 4 पे, मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि कितने पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगर हमें पता है उसके डिसकंटिन्यूटीज की जो नंबर है वो पता है, एक फाइनाइट नंबर में वो डिसकंटिन्यूअस है, तो वो वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। कब, हमारे पास क्या होनी चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होना चाहिए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिसकंटिन्यूटी हम सोचते हैं कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो ये हो गया हमारा
रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। लेकिन नहीं, उसमें भी कंडीशन है कि अगर डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट नंबर की हैं, कि अगर कुछ एक दो पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा, चाहे वो हर जगह कॉन्टिन्यूस नहीं भी है। उन दो तीन पॉइंट को छोड़ के तो वो कॉन्टिन्यूस है ना, तो उन अगर दो तीन ही पॉइंट काउंटेबल ही हमारे पास नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज आ रही हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा क्या होगा, रीमन इंटीग्रेबल होगा। इसके ऊपर मैं आपको अभी आगे एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी डिसकॉन्टिन्यूटी वाला ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आपको देखना होता है। नेक्स्ट, countable discontinuities. If a set of the point of discontinuity is countable, the bounded function remain इंटीग्रेबल। ये दोनों काइंड ऑफ सिमिलर है कि अगर ये तो पीछे बोला था कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूटी सेम, और ये बोल रहा है कि सेट में जो पॉइंट है डिसकॉन्टिन्यूटी के वो काउंटेबल हो, तो ये भी वही हो गया कि मान लो मैंने एक सेट की फॉर्म में लिख दिया है जस्ट कि 1 2 3 4 इन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, और ये सेट क्या है मेरे पास, फाइनाइट है, इसको मैं काउंटेबल, फाइनाइट है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है मेरे पास, ओहो ये क्या हो गया पेन को, काउंटेबल है ये मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रीमन इंटीग्रेबल आ जाएगा। ये दोनों ही रिजल्ट काइंड ऑफ सिमिलर है। अगला क्या बोल रहा है बेटा कि फाइनाइट लिमिट पॉइंट्स, अगर सेट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ द बाउंडेड फंक्शन, जो ये बाउंडेड फंक्शन है इसके फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है, तो भी ये रीमन इंटीग्रेबल होगा। अब जो हमारे डिसकॉन्टिन्यूटीज है फंक्शन के लिए, अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर लिमिट पॉइंट आ जाए, लिमिट पॉइंट तो एग्जिस्ट करते ही है ना, चाहे कॉन्टिन्यूस हो नहीं हो, उसके लिए लिमिट पॉइंट्स तो कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अगर हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट नंबर के हैं, तो वो हमारा रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बहुत गंदे तरीके से लग गया। ओके क्लियर। तो ये बेटा एक कुछ एक रिजल्ट थे हमारे पास कि हमने कैसे चेक करना होता है कि हमारा जो वो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है। अब एक क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला गया कि एफ हमारा डिफाइन किया गया 0 1 इंटरवल पे हमारे इस फंक्शन के द्वारा। हमारा फंक्शन क्या है कि हमारी वैल्यू क्या आ रही है फंक्शन की, 1 अगर नॉट इक्वल टू 1/2 है, और ऐसे क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है अगर x 1/2 है। तो हमें क्या शो करना है कि रीमन इंटीग्रेबल है हमारा 0 1 पे, तो इवेल्युएट करना हमने 0 1 एफ ऑफ एक्स। ओके अगर आप इसको ध्यान से देखो बेटा, तो ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन बन रहा है, और हमें पता है कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, रीमन इंटीग्रेबल होते हैं, तो वहां से हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है कि 1/2 के लिए तो वैल्यू एग्जिस्ट है, पर एक पॉइंट बोल रहा है कि इसके जब 1/2 के इक्वल नहीं है तो कुछ भी वैल्यू हो हमारे पास 1 ही आंसर आ रहा है। लेकिन 1/2 पे क्या आ रहा है, 0, मतलब 1/2 क्या आ रही है हमारी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसी पे एक अलग वैल्यू आ रही है ना। अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये बोल रहा है कि बाकी सब जगह तो 1/2 नहीं है, जब तो हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 है, चाहे इधर 1/3 हो 1/4 हो, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, तो बाकी सब जगह तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 1 आ रही है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन 1/2 के इक्वल आ जा रहा है, जब ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 के बराबर आ रहा है, तो ये तो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया ना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या क्या आ गई, डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई। तो हमें क्या पता चल गया कि एफ, सॉरी ये इरेजर पे था, हमारा क्या आ गया बेटा, एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1/2। 1/2 पे क्या आ गया हमारा बेटा फंक्शन, ये डिसकॉन्टिन्यूअस आ गया। अब हमने अभी क्या रिजल्ट देखा था कि अगर हमारा फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी की पॉइंट की अगर वैल्यू फाइनाइट है तो हमारा फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे करना है। अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस काउंटेबल पॉइंट है, हमारे पास एक ही आ रहा है ना, फाइनाइट आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटीज क्या आ रही हैं, फाइनाइट आ रही हैं, काउंटेबल हैं, तो वो कंडीशन तो करगी बेटा होल्ड, तो हमारा रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा फंक्शन। रीमन इंटीग्रेबल हो जाएगा तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ। यहाँ से हमें क्या मिल गया बेटा
कि हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल। अब हमारा फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल तो हो गया, तो अब हमें इंटीग्रल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो जब इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 0 से 1 पे जा रहा है ना, हमने डिफाइन करना है एफ ऑफ एक्स। अब इधर ध्यान देना है बेटा कि इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है ना, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। अब इसमें ब्रेक आ रहा है, अगर आप देखो तो 1/2 पे इसमें क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो आपने इसको पार्टीशन में लेके जाना है फंक्शन को। देखो किस तरीके से, 0 से 1/2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 1/2 से फिर जाना है 1 पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ रहा था ना, तो इसको इस तरीके से आपने लिखना है। क्लियर, पता चल गया बेटा किस तरीके से इसको लिखना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, 0 से 1/2 पे और इससे भी हमारा फंक्शन चाह रहा है 1/2 से 1 पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बाकी सब जगह तो 1 और यहाँ पे 0 थी, तो हमारे पास फंक्शन में क्या वैल्यू आ जाएगी, जब इसको हम करेंगे तो एक्स डी एक्स यहाँ पे आएगा, जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 0 और 1/2, ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/2 में जब हम 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इंटीग्रल की वैल्यू आ रही है 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1। कुछ भी नहीं हुआ, बस पार्टीशन हुई थी जिसकी वजह से वैल्यू 1/2 आई है हमारे पास, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। लास्ट में इंटीग्रल का फंक्शन जो वैल्यू जैसे 0 और 1 इंटरवल थी, हमारे में एक्स और वैल्यू कितनी आ रही, 1। हमारे पास हमने इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, और रीमन इंटीग्रेबल है या नहीं है वो भी चेक करना था, वो भी चेक कर लिया, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा था, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, हमारे पास एक डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, तो हमें वहां से पता चल गया कि एक ही आ रही है, बस फाइनाइट है, तो हमारा फंक्शन क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है उस इंटरवल पे। अगर रीमन इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं सिंपल, इसको सिंपल इंटीग्रेशन की तरह ले लो, सिंपल इंटीग्रेट करा आपने तो हमारे पास रीमन इंटीग्रेबल की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास क्या आ रही है, 1। सो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब आई थिंक आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा जो भी हमने करवाया। अगर कुछ पता ना चला हो बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझ नहीं आया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक, अभी इसका सम थोड़ा सा बाउंडेड वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अभी बहुत है, अभी प्रॉपर इंटीग्रल है, उनकी कन्वर्जेंस 2-3 दिनों में इस वाले टॉपिक को भी कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में। और अब आई थिंक हमारे पास रियल एनालिसिस का ज़्यादा बचा भी नहीं है, रियल एनालिसिस का हमारे पास ज़्यादा सिलेबस बचा भी नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, इसके बाद हमारे पास सिलेबस, लेट मी चेक, फंक्शन सेवरल वेरिएबल बच रहे हैं, बाउंडेड वेरिएशन हो गया, और सेवरल वेरिएबल में ये इस वाले से रिलेटेड भी 2-3 लेक्चर लगेंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, मीट्रिक स्पेस रहने वाला है हमारे पास, उसमें भी हमारा 2-3 लेक्चर लग सकते हैं, और फिर हमारा रियल एनालिसिस क्या हो जाएगा, मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट अपना जो हमने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि रियल के बाद हम कॉम्प्लेक्स करेंगे, क्योंकि साथ साथ में करना ज़्यादा बेटर रहता है। और अगर कुछ आपके लिए मैंने कहा था ना कि सरप्राइज आएगा, वो भी जल्दी आएगा, चलो आपके लिए थोड़ा सस्पेंस रहने देते हैं, इसको ख़त्म नहीं करते हैं, होगा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड ही। तो आई थिंक आज के लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आई थिंक आपने वीडियो को अभी तक तो लाइक कर दिया होगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आया है या कोई रिजल्ट कुछ चीज़ समझ नहीं आया है, तो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। मैं हर बच्चे के कमेंट देखती हूँ
उसको रिप्लाई भी करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में अगर मैंने पहले देख लिया हो, नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस भी कर लेती हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने कमेंट करके बता देना है, और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।